अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का नाम है मेरा प्यार मेरा दुश्मन। तुम मुझे खुद को ठीक से हाथ क्यों नहीं लगाने देती। अच्छा रोमांस यहीं से शुरू होता है, देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हमारी शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं। फराज ने दीरिया को समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम। दीरिया के चेहरे पर चलता डर देखते फराज ने एक गहरा सांस ले लिया के रूबरू हुआ। देखो, ऐसी शादी का क्या फायदा कि हम दोनों अभी तक कवारे ही हैं। ऐसे हमारी जिंदगी आगे कैसे बढ़ सकती है। अराज की बातें सुनकर दीरिया की पलकें भीगी। नफी में सर हिलाते अराज से 2 कदम पीछे होते दिन के साथ लगी। मैं जानती हूँ अराज, मैं ये सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझसे अपने खौफ पर काबू नहीं पाया जा रहा। प्लीज मुझे फोर्स नहीं करो, वरना मैं रो दूंगी। तुम मेरे पास होते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन तुम जैसे ही मुझे हाथ लगाते हो तो मेरा दिल एकदम से बंद होता महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे अगली सांस भी नहीं आएगी। मैं खुद को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे फोर्स करोगे तो मैं खुद को कभी भी समझा नहीं सकूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही ये दूरी भी खत्म कर दूं। दीरिया का हमेशा ही बेबुनियाद सा जवाब सुनकर फराज पहले ही बहुत तंग आ चुका था। खुद से दूर होकर खड़ी दीरिया की नजरों में गौर देखते एक गहरा सांस लिया। चंद सेकंड ऐसे ही खामोशी से दीरिया की झुकी नजरों को देखता रहा। दीरिया अराज की ऐसी खामोशी देखकर ज्यादा देर चेहरा झुका न, लेकिन जैसे ही नजरें उठाई तो अराज की आंखों में उतरा गुस्सा देखते बकायदा कांप सी गई। अराज ने नफी में सर झटका और तेज कदमों कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाते ही दीरिया ने सीने पर हाथ रखते एक गहरा सांस लिया और चेहरे पर उभरता हल्का पसीना साफ करते खुद को इसके चले जाने की तसल्ली कराई। अराज कुछ सोचते हुए घर से बाहर निकला। उसके घर से बाहर जाते ही दीरिया ने सुख का सांस लेते होंठों पर मुस्कुराहट से जाते खुद भी कमरे से बाहर निकली तो एकदम बराक ने आकर दीरिया को डराया। दिमाग में अराज का ख्याल चला। एकदम बराक के डराने पर होंठों पर हाथ अपनी निकलती चीख रोकी। बराक के कंधे पर थप्पड़ मार के निकाली तो बराक के चेहरे पर मुस्कुराहट उतरी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो। बराक ने दीरिया के चेहरे पर परेशानी देखते ही सवाल किया तो दीरिया ने बराक के पीछे से गुजरती मामा का इशारा किया तो बराक थोड़ा संजीदा हुआ। कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना। दीरिया रिलैक्स हुई तो बराक मुस्कुराया। लगता भाई की कुट लगाई है जो इतनी खुश नजर आ रही है। बराक ने उंगली दिखाते शरारत की तो पीछे खड़ी मामा की भी एकदम ही हंसी छूटी। दीरिया बराक को मारने के लिए बढ़ी तो खुद को बचाते हुए बराक भी वहां से भागा। दोनों की शरारतें देखकर मामा की मुस्कुराहट गहरी होने के साथ आहिस्ता होती संजीदगी में बदली। चंद सेकंड ऐसे ही सोचती और दोनों को भागता देखती रही, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। दीरिया से बचने के लिए बराक भी घर से बाहर निकला तो दीरिया ने मुंह घसोरा। पैर पटकती हुई किचन का रुख की। शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ हो गई। रात का खाना तैयार हुआ तो अराज लौटा। अराज से नजरें चुराते अपने को काम में मसरूफ रखने की कोशिश करने लगी, जबकि दीरिया की ये चोरी अराज ने भी बासानी देख ली। चेहरे पर संजीदगी सजाई खामोशी से आकर हाल में बैठा। थोड़ी देर तक सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हुए तो बराक होंठों पर मुस्कुराहट सजा के चेहरों पर जमी खामोशी को ही नोटिस करता रहा। खाने से फ्री हुए दीरिया ने सब बर्तन समेटे। अराज भी फ्री होकर कमरे में आराम करने दाखिल हुआ तो थोड़ी देर तक दीरिया भी कमरे में पहुंची। दरवाजा खोलते ही सामने बेड पर अराज को देखते ही कदम नहीं जमे। दीरिया ने आज जानबूझकर काम लेट खत्म किया था ताकि अराज इसके आने से ही सो जाए, लेकिन वो अभी भी इसके इंतजार में जाग रहा होगा दीरिया को अंदाजा न था। लेकिन अब दरवाजे से चूंकि वापस भी नहीं जा सकती थी, तभी मजबूरी के चलते कदम कमरे के अंदर बढ़ाए। जबकि दीरिया के चेहरे पर चलते सारे रंग अराज ने बआसानी पढ़ लिए। हालात और अराज के चेहरे पर चलते इसके अरमानों का अंदाजा लगाते कमरे में दाखिल हुई तो दीरिया के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था। तुम अभी तक सोए नहीं, दीरिया ने बहुत सोचकर सवाल किया तो अराज के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट उतरी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दीरिया को इसी बात का डर था। तभी पर बैठते एकदम घबराई। अराज की जानब चेहरा मोड़ते आंखें फटने की हद तक बाहर निकली तो अराज के चेहरे पर थोड़ी संजीदगी उतरी। इतना भी घबराने की जरूरत नहीं, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, जिंदगी आगे बढ़ने का ही तो कह रहा हूँ। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी। अराज दोपहर वाली बात पर दोबारा कायम मिला तो दीरिया के दिल की धड़कन एकदम से तेज हुई। गले में अटका थूक निकलते अपने होश कायम किए तो अराज ने दीरिया का बेड पर रखा हाथ थामा। अराज का छूना तो जैसे दीरिया को करंट ही लगा गया। एकदम घबराकर बेड से उठकर खड़ी हुई तो अराज एकदम परेशान हुआ। दीरिया को ऐसे खुद से दूर जाता देखकर माथे पर बल डाले। ये क्या तमाशा है दीरिया, मैंने क्या ये सब देखने के लिए शादी की थी। अराज की एकदम ही आवाज ऊंची हुई तो दीरिया एक दफा तो कांप ही गई। अराज को आज पहली दफा ऐसे सुना तो फौरन ही पलके भीगी।
कुछ कहते कहते होंठ खुद ही रुक, जबकि दीरिया की बुखलाहट देखकर अराज को भी अपने ऊंचे हो चुके लहजे एहसास हुआ तो फौरन ही खुद को नॉर्मल करके बेड से उठकर सोफे के करीब खड़ी दीरिया के करीब रुका। दीरिया, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता। कितने ही दिन हो चुके हैं, तुम खुद देख लो। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मेरे दिल के भी तो अरमान हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि हम दोनों जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे भी बच्चे पैदा हों, और अगर हमारे दरमियान ऐसे ही दूरी बनी रही तो कैसे होगा ये सब। अरास ने मध्यम लहजे में दीरिया समझाना चाहा तो दीरिया ने पलकों से गिरते आंसू साफ किए। सू सू करती नाक रगड़ते एक नजर अरास की नजरों में देखते हाँ में सर हिलाया। मैं खुद को समझाने की कोशिश रही हूँ, लेकिन प्लीज अरास, मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती ना करो। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान मजीद कोई परेशानी बढ़े। मैं खुद भी हमारे दरमियान मौजूद इस फासले से पहले ही परेशान हूँ। अगर तुम ऐसी ऊंची आवाज में बात करोगे तो मैं मजीद डिस्टर्ब हो जाऊंगी। दीरिया ने दिल की बात साफ लफ्जों में बयान की, जबकि अराज तो ऐसे हीले बहाने पहले ही सुन सुनकर पक चुका था। लेकिन दीरिया की तेज चलती सांसों को देखते अपने अरमानों पर खुद ही पानी डाल गहरा सांस सीने में उतारा। चंद सेकंड ऐसे ही दीरिया को देखता रहा, फिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाते इसके कंधों पर हाथ रखा। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मुझे बस यही परेशानी है कि मैंने चंद दिनों में वापस चले जाना है, तो हमारे दरमियान कुछ अरसा के लिए दूरी बन जाएगी। बस यही चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले पहले हम अपनी अगली जिंदगी में कदम रख लें। अरास ने मुस्कुराते हुए हाथ दीरिया का झुका चेहरा ऊपर करते इसे तसल्ली कराई, तो दीरिया ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। दीरिया को अपने साथ चलाते हुए बेड तक लाया। दोनों बैठकर इधर उधर की बातों में मसरूफ हुए तो दीरिया थोड़ी ही देर में पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी थी। रात देर तक दोनों अपने आने वाले वक्त प्लानिंग करते करते सो गए। अगले 2-3 दिन अरास ने दीरिया से इस बारे में कोई बात न की, ना ही इसे छुआ और ना ही इसे खुद के करीब आने के लिए फोर्स किया। दीरिया भी अरास के ऐसे खामोश होने पर काफी रिलैक्स थी। घर का माहौल हमेशा ही अच्छा था। बराक दीरिया को सारा दिन तंग करता, जबकि माँ दोनों की शरारतें देखकर दिन गुजार देती। 3 दिन बाद एक सुबह दीरिया थोड़ा लेट उठी। फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो मालूम हुआ कि अरास के दूर के कोई रिश्तेदार की वफात हो गई है और सब घर वाले वहीं जाने की तैयारी में। दीरिया नाश्ते से फ्री हुई तो माँ सारी पैकिंग करके तैयार हो चुकी थी। तभी घर में बराक और अरास दोनों ही दाखिल हुए। बेटा, तुम भी साथ चलते तो बेहतर था। माँ ने अरास के कंधे पर हाथ रखा तो अरास ने एक दफा खामोश बैठी दीरिया को देखते हल्के से कंधे उचकाए। मामा, आप तो जानती हैं दीरिया वफात के घर जाने से घबराती है और इसे ऐसे अकेला घर पर भी नहीं छोड़ सकती, वरना मैं जरूर आपके साथ जाता। फराज की बात सुनते माँ ने सर हिलाया और बरात के साथ वक्त जाया किए बगैर ही घर से निकल गए। दीरिया वफात वाले घर तो वाकई नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अरास ने खुद भी जाने से क्यों इनकार कर दिया। दीरिया अभी तक ये बात बिल्कुल भी समझ न सकी थी। सुबह से दोपहर हुई, दीरिया घर के कामों में मसरूफ रहते खाने की तैयारी में लगी रही, जबकि अरास भी लैपटॉप पर बैठा अपने काम में मसरूफ हो गया। दोपहर के खाने के बाद दोनों ही फ्री होकर कमरे में आराम करने पहुंचे। बेड पर बैठे ही थे जब अरास की आंखों की चमक देखते दीरिया को दोबारा से परेशानी होती महसूस होने लगी, जबकि दीरिया के चेहरे के बदलते रंग तो अरास पहले भी बआसानी पढ़ना जानता था। तभी मुंह से कुछ न बोला, दीरिया से इधर उधर की बातें शुरू की तो अराज की आंखों में उतरी चमक दीरिया को वह मालूम होने लगी। थोड़ी ही देर में दोबारा से रिलैक्स हुई तो अराज इसके नॉर्मल होने के ही इंतजार में था। दीरिया ने बैकग्राउंड से टेक लगाई तो अराज ने आगे को झुकते ही दीरिया को अपनी बाहों में भरा। अराज को ऐसे खुद के साथ लगते देख दीरिया का जिस्म एकदम से ठंडा हुआ। सांस वहीं रुकी, लेकिन दीरिया के चौंकने की परवाह किए बगैर ही इसे बोलने का मौका तक न दिया और इसके होंठों पर झुक गया। अराज का आज बगैर किसी बात के ऐसे इतना करीब आना दीरिया की आधी जान तो वैसे ही निकाल गया। इससे पहले संभल पाती, अराज का हाथ चलता हुआ कहीं से कहीं और पहुंचा तो दीरिया के पैरों तले से जमीन सरकी। बहुत कोशिश करते अराज को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। खुद को पूरी तरह ऐसे नाकाम होता देखकर दीरिया अच्छे से समझ चुकी थी कि आज इसकी एक नहीं चलने वाली। अब इसके साथ क्या होगा वही सोचते सोचते चेहरे पर पसीना उभरा, जबकि दीरिया की बेबसी देखते अरास में मजीद जोश उभरा। चंद सेकंड में ही दोनों में फासला खत्म किया तो दीरिया ने मिन्नत करते अरास को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इतना अच्छा मौका अरास कभी भी गंवा नहीं सकता था। दीरिया की एक न चली। थोड़ी ही देर में अरास ने दीरिया को पूरी तरह अपने हिसार में लिया। तभी कमरे में एक हल्की चीज बुलंद होते ही दीरिया एकदम से पथराई। दीरिया को ऐसी साकन हालत और अपने अंदर भरे जोश का पूरा फायदा उठाते अरास ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में अगला कदम रखा। चंद मिनट तो दीरिया को कुछ समझ ना आ सका कि ये सब कैसे हो गया। जब अरास के दिल को सुकून हासिल हो चुका तो चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी करते दीरिया से अलग हुआ।
इसकी खूबसूरती को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा, जबकि दीरिया पत्थर बनी बस छत पर नजरें गाड़े इस सब पर वैसे ही सकते में आ चुकी थी। चंद मिनट तो अरास मोहब्बत भरी नजरों से दीरिया को देखता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में दिल दोबारा से मचला। दीरिया को अंदाजा भी नहीं था कि अरास इतनी जल्दी दोबारा से इसे अपने हिसार में लेगा, लेकिन जब तक समझ आई तब तक वैसे ही देर हो चुकी थी। कोई 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। जब पूरी तरह दिल को राहत और सुकून हासिल हो चुका तो पसीने से भीगते चेहरे के साथ अरास कमरे से बाहर निकला। थके अंदाज में सोफे पर गिरते हुए बैठा, जबकि दिल अब पूरी तरह मुतमिन हो चुका था। बहुत देर तक ऐसे ही बैठा अपनी तेज हो चुकी सांस को बहाल करता रहा। इधर दीरिया अपनी हालत गैर पर आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकी। करती भी तो क्या करती, आखिर को वो इसका शोहर है, लेकिन अब तो जो कुछ हो चुका कोई भी इसे वापस नहीं कर सकेगा। बहुत देर तक ऐसे ही पथराई हालत में लेटी रही, फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर में अपनी हालत दुरुस्त करके बाहर निकली तो सोफे पर आंखें बंद करके लेटे अरास को देखते ही माथे पर बल पड़े। दीरिया के कदमों की आहट सुनते ही अरास ने भी आंखें खोली। दीरिया के माथे पर मौजूद बल देखते ही अरास के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। देखा, इतनी सी बात थी, मैंने कहता था कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही घबरा रही थी। अरास ने कंधे उचकाए, जबकि दीरिया का तो दिल चाहा कि इसका अभी गला दबा दे, लेकिन ना तो वो ऐसा करने की हिम्मत रखती थी और ना ही ताकत। बस मुंह बसोरते हुए चंद सेकंड ऐसे ही मुस्कुराते अरास को देखती रही, फिर आराम करने कमरे का रुख किया। रात को आंख खुली तो अरास घर पर मौजूद नहीं था। बाहर हॉल में टीवी लगाकर मूवी देखने लगी, जबकि दिमाग में अभी तक दोपहर का हो चुका सारा सीन आंखों के सामने घूमने लगा। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब अरास मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हुआ। हाथ में पैक शुदा खाना लाकर दीरिया के सामने किया। मुझे लगा कि शायद आज थकी होगी तो खाना नहीं बना सकोगी, तभी बाहर से ले आया। अरास के अल्फाजों में आज मोहब्बत वाज़ेह थी, जबकि काट खाती नजरों से घूरती हुई दीरिया को देखते अपनी हंसी न रोक सका। दीरिया चाहकर भी इसे कुछ नहीं कह सकती थी, बस खामोशी से खाना पकड़ते ही दोनों खाने में मसरूफ हो गए। तभी अरास के मोबाइल पर आती कॉल पर दोनों का ध्यान मोबाइल पर गया। जल्दी से फोन उठाकर कान से लगाया। चंद सेकंड में ही अरास के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह होने लगी। कॉल बंद हुई तो चेहरा दीरिया की जाने मोड़ा। मुझे अभी दुबई के लिए निकलना होगा, कंपनी में थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है, मेरा जाना जरूरी है, तो मेरा सामान पैक कर दो। अरास ने मुख्तसर तरीके से बात समझाई और खाना छोड़कर सीधा वॉशरूम का रुख किया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो दीरिया ने इसका अटैची पहले ही तैयार कर दिया था। मुस्कुराते हुए दीरिया को गले से लगाया, जबकि जाते हुए अरास के साथ दीरिया चाह कर भी कोई शिकवा न कर सकी। मैं अब आपको कॉल कर देता हूँ, वो लोग भी सुबह तक आ जाएंगे। अरास ने दरवाजे से निकलते बात की और फौरन ही गाड़ी पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जबकि पुरसुकून सांस लेते सर छटकते दरवाजा लॉक किया। नींद तो दोपहर को ही अच्छी खासी पूरी हो चुकी थी, तभी वापस आकर दोबारा से मूवी देखने में मसरूफ हो गई। आधी रात से भी ज्यादा देर तक मूवी में मसरूफ रही, फिर आराम करने कमरे में चली गई। दूसरे दिन थोड़ा लेट आंख खुली, नाश्ते वगैरह से फ्री होकर फ्रेश होने चली गई। नहाकर बाहर निकली, हाल में अपने बाल सुखाने में ही मसरूफ थी जब दबे कदमों बराक घर में दाखिल हुआ। दीरिया को बराक के आने का एहसास भी न हुआ, अपने ही काम में मसरूफ थी जब बराक चलता हुआ दीरिया के पीछे आकर रुका। गीले बाल होने की वजह से जगह जगह से चिपकते कपड़ों में नजर आता गोरा भरा जिस्म देखते ही बराक के चेहरे पर संजीदगी उतरी। चंद सेकंड तो दीरिया की खूबसूरती देखकर वही थम गया, फिर आहिस्ता कदमों से चलता हुआ दीरिया की कमर अपने सीने से जोड़ते इसे अपनी बाहों में भरा। दीरिया, जो कि इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, ऐसे बराक के अचानक साथ लगने पर चिल्लाते हुए बराक से दूर हुई। घबराते हुए पीछे मुड़ी, सामने मुस्कुराते हुए बराक को देखा तो सीने पर हाथ रखते लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी। यह कौन सा तरीका हुआ घर आने का, मामा कहाँ है? दीरिया ने टूटते अल्फाजों में सवाल किया तो बराक आहिस्ता कदमों से चलता हुआ दीरिया के रूबरू हुआ। वो कुछ दिन बाद लौटेंगे, फिलहाल तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही काम चला लो। बराक ने हल्की सी बाहें फैलाई तो दीरिया के माथे पर बल पड़े। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या फजूल बातें कर रहे हो? दीरिया के माथे पर मौजूद बल देखते बराक की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। अरे यार, अरास चला गया है, मामा घर पर नहीं है, फिर ये गुस्सा किस लिए? बराक ने आगे बढ़ते दीरिया के कंधों पर हाथ रखा तो दीरिया ने नफरत से इसके हाथ झटके। रहने दो तुम, पहले ही तुम्हारे भाई ने मेरी हालत खराब कर दी है, मुझे इसी बात का डर था और तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे उसके साथ अकेला छोड़ गए। दीरिया ने अल्फाज चबाए तो बराक के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम ही संजीदगी में बदली। अरे मैं कैसे रुक जाता, आखिर को वो तुम्हारा शोहर है। जब वो कह रहा है कि मैं इसके साथ रुकूंगा तो मैं भला कैसे कह सकता हूँ कि नहीं तुम जाओ, मैं इसके साथ रुकूंगा। वैसे भी ये सब होने का मुझे पहले ही अंदाजा था, बल्कि अगर तुम दोनों में ताल्लुक बन गया है तो ये तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा अब ये सब नाराजगी छोड़ो, वैसे भी तुम्हें गले लगाए बहुत दिन गुजर गए। बराक ने दोबारा से बाहें फैलाई। बराक के तरसते चेहरे को देखते दीरिया का गुस्सा भी एक ही लम्हे में खत्म हुआ। आगे को बढ़ते मुस्कुराते हुए बराक के सीने से लगी तो दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास अपने दिलों तक पहुंचाया। बहुत देर तक ऐसे ही अपने अपने दिलों की धड़कनों को सुकून पहुंचाते रहे।
तो बराक ने दीरिया को बाहों में भरते कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो बराक के दिल की बेचैनी आसमान को छूती महसूस होने लगी। दीरिया का चेहरा हाथों में भरते ही इसके होंठों पर झुका। बराक का लम्स होंठों से दिल तक पहुंचा तो दीरिया ने भी सरूर में आते आंखें बंद की। दोनों कुछ देर तक अपने दिलों की दूरी को मिटाते अपनी पुरानी हो चुकी मोहब्बत को ताज़ा करने में मसरूफ हो चुके थे। जब पूरी तरह सुकून हासिल कर चुके तो बराक ने ढाल होते दीरिया को अपने हिसार में छुपाते इसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। दीरिया जानती थी कि बराक अब कुछ देर के लिए सोएगा। तभी इसकी कमर पर बाजू लपेटते इसे खुद में दबाते खुद भी पुरसुकून होते आंखें बंद की तो दिमाग खुद ही इसे माजी की यादों में खींचने लगा। जब आज से 1 साल पहले क्लास से बाहर निकलते ही बराक ने दीरिया को बाजू से खींचते यूनी के एक साइड पर मौजूद लॉन का रुख किया। मुंह बसोरते साथ चलती दीरिया ने एक दफा तो बराक के चेहरे को देखा, लेकिन फिर दोबारा से नजरें झुकाकर इसके साथ बढ़ गई। दोनों चलते हुए यूनी के आखिरी लॉन में पहुंचे। यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स का आना जाना होता, इसलिए दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया तो बराक दीरिया को लेकर बेंच के करीब रुका। प्यार से दीरिया को अपने साथ बिठाते रुख दीरिया की जाने मोड़ा। दीरिया प्लीज, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर इतना भरोसा नहीं कर सकता। अगर ये काम अभी भी ना हो सका तो मुझे सारी जिंदगी फकीरों की तरह आरास के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। बराक ने बात शुरू ही की तो दीरिया ने उंगली दिखाते बराक को खामोश करवाया। देखो बराक, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे होते तुम्हारे भाई से शादी कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता बराक। बराक जो कि पिछले 1 हफ्ते से दीरिया को मुसलसल बस इस बात पर मना रहा था कि वो अराज से शादी कर ले, लेकिन अब दीरिया का साफ इनकार सुनते ही बराक बिल्कुल खामोश हो चुका था। चंद सेकंड तक ऐसे ही दीरिया की भीगी पलकों को देखता रहा, फिर हाथ से इसका चेहरा अपनी जाने मोड़ा। मैं समझता हूँ दीरिया, मैं भी कोई शौक से तुम्हें ये सब करने को नहीं कह रहा। मैं भी तो ये सब हम दोनों के मुस्तकबिल के लिए ही कर रहा हूँ। तुम नहीं जानती अरास मेरे साथ कितना बुरा सलूक करता है। मैंने इसके दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरास कभी भी मुझे कामयाब होते नहीं देख सका। मैंने आज तक अपनी काबिलियत दिखाने की बहुत कोशिश की है दीरिया, लेकिन अरास जानता है कि अगर मेरी काबिलियत का अंदाजा सबको हो गया तो जिस मुकाम पर आज अरास है वो सब मुझे मिल जाएगा। इसलिए इसने अपने बड़े होने का फायदा उठाते वक्त से पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। दीरिया, मैं ऐसे सारी जिंदगी इसके आगे हाथ नहीं फैला सकता। मैं भी खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे कोई कदम उठाकर अरास को रास्ते से हटाता हूँ तो सबका शक मुझ पर ही जाएगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं 1 हफ्ते से तुम्हें ये सब समझाने की कोशिश में हूँ। अगर मेरी मजबूरी और तकलीफ को तुम भी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? पापा ने भी जाते जाते सारी जायदाद और बिजनेस अरास के नाम करके मुझे हमेशा के लिए महरूमियों के दलदल में झोंक दिया। मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी सकता दीरिया, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपनी खो चुकी काबिलियत दोबारा से हासिल कर सकता हूँ। और मैं ही ये सब क्यों करूंगा? सिर्फ हम दोनों के लिए। देखो दीरिया, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। इस काम में सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ कुर्बानी दे रहा हूँ, वरना अपना प्यार ऐसे किसी के हवाले कौन कर सकता है? बराक ने पूरी तरह लेक्चर सुनाते अपने दिल की तकलीफ दीरिया को बताई तो बराक की भराई आवाज सुनते दीरिया की भी पलकें भीगी। दोनों में चंद सेकंड की खामोशी बनी तो दीरिया ने बराक की जानिब चेहरा मोड़ा। ऐसा नहीं है बराक कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सोचा। और शादी का मतलब तुम अच्छे से समझते हो। वो मुझसे बहुत कुछ की उम्मीद रखेगा। मैं अपना आप कैसे किसी और को दे दूं? दीरिया के अल्फाज में थोड़ी बहुत रजामंदी झलकी तो बराक ने जल्दी ही खुद को नॉर्मल किया। मैं जानता हूँ, मेरे पास सारा प्लान पहले ही तैयार है। बस शादी के चंद दिनों बाद ही हम दोनों की अराज से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। फिर हम दोनों बआसानी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं सारी जायदाद अपने नाम होने के बाद आधी तुम्हारे नाम करने को भी तैयार हूँ। आखिर को हम दोनों का जिंदगी भर का साथ है। बराक ने बहुत ही सोचकर बात की तो दीरिया कुछ कहते कहते एकदम रुकी। दीरिया बराक की जायदाद और दौलत के बारे में तो अच्छे से जानती ही थी, लेकिन आधी दौलत जायदाद अपने नाम लगने का सुनते ही दीरिया ने आईब्रो उचकाए। हाथों की उंगलियां मसलते इस बारे में चंद सेकंड सोचती रही, फिर एक गहरा सांस लेते खुद को बेहतर महसूस करवाने की कोशिश की। मान लो अगर वो मेरे साथ ताल्लुक बनाने में कामयाब हो गया तो आखिर को उसका हक होगा मुझ पर। मैं कब तक बहाने कर सकूंगी? दीरिया ने रजामंदी दी तो बराक की आंखें एकदम चमकी। मुस्कुराते हुए दीरिया का चेहरा हाथों में भरा। बेशक वो चाहेगा भी और कोशिश भी करेगा। वैसे तो अगर तुम दोनों के दरमियान ताल्लुक बन जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल को ये बात साबित करने में भी आसानी रहेगी कि तुम दोनों हकीकी मियां बीवी हो। लेकिन अगर ताल्लुक ना बना तो हो सकता है कि मेरा प्लान पूरा होने से पहले ही अरास तुमसे अलहदगी का तकाजा करे। अरास को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इससे दूरी बना रही हो। अगर इसे किसी भी बात का जरा भी शक हुआ तो अरास हम दोनों के साथ तो जो करेगा सो करेगा, लेकिन इसके बाद वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम दोनों को शादी के बाद बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इतनी बड़ी जायदाद हासिल करना कोई आसान बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अरास को रास्ते से हटाना ज्यादा आसान होगा।
बराक ने मुख्तसर तरीके से बात समझाते दीरिया को अपने एतमाद में लिया। कुछ देर सोचने के बाद दीरिया ने हाँ में सर हिलाया तो बराक बेख्तियार ही इसके गले से लिपटा। दीरिया को अच्छे से खुद में दबाते दिल का सुकून पहुंचाया। दोनों कुछ देर बैठे इस सब की प्लानिंग के बारे में बात करते रहे। फिर दोपहर के बाद घर के लिए निकल गए। बराक और अरास दोनों ही शहर के जाने माने बिजनेसमैन जुनैद हाशमी के बेटे। सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा तो खूब कमाया ही, लेकिन इज्जत इससे भी ज्यादा कमाई। अरास की माँ बचपन में ही इस दुनिया से चली गई तो अरास की तरबियत का सोचते जुनैद साहब ने दूसरी शादी शुमाइला से की। शुमाइला को भी खुदा ने बेटे से नवाजा। शुमाइला ने अरास को कभी भी माँ की कमी महसूस न होने दी। अरास को बहुत ही जल्दी अपनी मोहब्बत से खुद के साथ जोड़ा। दोनों की इकट्ठी परवरिश की। अरास शुरू से ही जुनैद साहब का पैरोकार था। शुरू से ही बिजनेस में दिलचस्पी दिखाते पापा की नजरों में अपनी अहमियत बनाने में कामयाब हुए। पापा भी अरास की काबिलियत देखकर काफी खुश थे। शुमाइला और बराक हमेशा ही अरास से मोहब्बत करते आते थे, लेकिन कॉलेज के बाद बराक की न जाने कितनी ही दफा मिलती शिकायतों से जुनैद साहब तंग आ चुके थे। बराक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बराक अपनी हरकतों से बाज न आया। दोस्तों के साथ आवारगी और अय्याशी को तरजीह देते अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने तो लगा, लेकिन साथ साथ अरास की होती तरक्की देखकर बर्दाश्त करना नामुमकिन हुआ। बहुत दफा अरास से झगड़ा भी हुआ कि तुमने पापा को काबू किया है, हम दोनों तो बस तुम्हारी देखभाल के लिए ही इस घर में आए। हाल में ऊंची होती है बराक की आवाज सुनते ही माँ तेज कदमों कमरे से बाहर निकली तो बराक को ऐसे अरास से झगड़ा करते देखकर शुमाइला के पैरों तले से जमीन सिरकी। इससे पहले अरास की बर्दाश्त खत्म होती, माँ तेजी से दोनों के बीच पहुंची। माँ को सामने देखते ही अरास के माथे के बल एकदम से गायब हुए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने बड़े भाई से इस लहजे में बात करने की बराक? माँ ने काट खाते अंदाज में बराक को घूरा तो बराक भी एकदम खामोश हुआ। तो मैंने गलत क्या कहा? यही सच है, हम तो बस इस घर में मौजूद सामान की तरह हैं, इससे ज्यादा हम दोनों की कोई वक़्त नहीं मामा। बराक दोबारा से अपनी बात पर कायम मिला, तभी हाल में एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजी। माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मारते बराक का दिमाग जगाया, जबकि बराक को अपनी माँ से इस थप्पड़ की शायद बिल्कुल भी उम्मीद न थी। तभी गाल पर हाथ रख के हैरान होते माँ को देखा, लेकिन मुंह से कुछ न बोल सका। तेज तेज डग भरता घर से बाहर निकल गया। माँ की पलकों से दो आंसू टूट कर गिरे तो चेहरा अरास की जाने मुड़ा। सॉरी बेटा, इसकी बात पर नाराज न होना, छोटा है, पता नहीं ऐसी बातें कहाँ से सोच लेता है, मैं इसको समझाऊंगी। माँ की भराई आवाज सुनते ही अरास का दिल कटा तो आगे बढ़ते ही माँ के गले से लगा। आप क्यों सॉरी कर रही हैं मामा? ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ छोटे बहन भाई कभी कभी झगड़ा करने का हक भी रखते हैं, वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हुआ करें। मैं पहले ही अपनी एक माँ खो चुका हूँ, अब दोबारा से इस नुकसान की हिम्मत नहीं रखता। अरास ने माँ को गले से लगाते तसल्ली दिलाई, जबकि माँ को भी अरास से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। अरास का माथा चूमते इसे ऑफिस भेजा, जबकि इधर बराक घर से निकलते ही दोस्तों के घर पार्टी में पहुंचा। सब अपना एंजॉय करने में मसरूफ थे, लेकिन बराक को अभी तक थप्पड़ की गूंज बआसानी सुनाई देती महसूस होती रही। ऐसे ही जिंदगी के दिन आगे से आगे बढ़ने लगे। 6 माह बाद जुनैद साहब भी एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। पूरे घर में कहराम मच गया। जुनैद साहब की अचानक मौत ने सबको अंदर से हिला दिया। पापा के जाने के बाद अरास को फौरन ही सब कारोबार संभालने की जिम्मेदारी संभालना मजबूरी बनी, जो कि अरास ने अच्छे से पूरी भी की। बहुत ही जल्द कारोबार को पूरी तरह संभाल कर दोबारा से तरक्की की जानिब बढ़ा तो अरास को ऐसे बढ़ता देखकर माँ के दिल को तो तसल्ली हासिल हुई, लेकिन बराक से ये चीज बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। लेकिन खुद के अल्फाजों और गुस्से पर काबू रखते, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते, अरास के साथ शरारतें करते इसके करीब होने लगा। पापा के जाने के बाद अरास ने भी पिछली सब बातों को भुलाते भाई को गले से लगने की जगह पैदा की। दोनों में दोबारा से बढ़ता प्यार देखकर माँ के दिल को राहत तो मिली, लेकिन नहीं जानती थी कि ये सब आरजी है। पापा के जाने के 6 माह बाद एक शाम सब बैठे खाने में मसरूफ थे, जब इनका फैमिली वकील कासिम घर में दाखिल हुआ। इतनी रात को कासिम को आता देखकर अरास एकदम हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुराते हुए इसका वेलकम किया। अपने साथ खाने की दावत देते इसकी दिलजोई की। खाने से फ्री हुए तो सब हाल में आकर विराजमान हुए। खैरियत तो थी कासिम, इतनी लेट आना हुआ? अरास ने बहुत सोचते हुए बिलाखिर सवाल कर ही दिया तो कासिम के होंठों पर मुस्कुराहट उतरी। हाँ, बात ही ऐसी थी कि तुम्हें बताए बगैर रह नहीं सका। कासिम ने मुस्कुराते हुए करीब रखा अपना बैग उठाकर टेबल पर रखते खोला तो बराक भी इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कासिम ने बैग से जुनैद साहब की वसीयत निकाल कर टेबल पर रखते अरास की जानिब बढ़ाई। यह तुम्हारे पापा की वसीयत है, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मेरे जाने के 6 माह बाद तक किसी को भी इस वसीयत के बारे में इल्म नहीं होना चाहिए, पर आज इनकी वफात को 6 माह हो चुके हैं, तभी इतनी रात को मैं भी आया। कासिम ने तफसील से आगाह किया तो अरास के माथे पर परेशानी से थोड़े बल नमदार हुए। कासिम ने फाइल उठाकर सबको बाआवाज बुलंद जुनैद साहब की वसीयत सुनाई तो माँ के चेहरे पर तो सुकून उभरा, जबकि बराक के माथे पर न चाहते हुए भी बल पड़े। पापा ने सब कारोबार और जायदाद अरास के नाम करते इसे ही अपने सारे इख्तियारात सौंप दिए थे।
कासम ने सारी वसीयत तफसील से सुनाते हर नुक्ते से सबको तफसीली आगाह किया तो बराक के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। इसके पापा इसके साथ कभी ऐसा भी कर सकते हैं, बराक को इस बात का यकीन करना वैसे ही नामुमकिन मालूम होने लगा, लेकिन फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट से जाते मौका संभाला। अराज का कंधा थपकाते इसे मुबारकबाद देते गले लगाया। ये पापा ने अच्छा काम किया, अब मुझे घर की कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे होते हमें पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी अराज। बराक की बात सुनकर मामा ने भीगी पलकों से नमी चुनी, लेकिन बराक के दिल में क्या चल रहा है ये किसी के वहम गुमान में भी ना था। कुछ महीने तो बराक ने अराज को किसी बात का शक तक न होने दिया। हर वक्त इसके साथ खेलते मस्तियां करते वक्त गुजारता। अराज इसे जब भी कोई काम कहता ताबेदारों की तरह सबसे पहले अराज का हुक्म पूरा करता। बराक में हो चुकी ऐसी तब्दीली अराज को भी रास आई। पहले पहल तो इसको थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ बराक ने इसे अपने सुधार का मुकम्मल यकीन दिला ही दिया। घर में खुशियां वापस लौटती महसूस हुई तो बराक के खराफाती दिमाग ने दोबारा से काम करना शुरू किया। पहले जिस जायदाद में वो हिस्सा सोचता था, अब इसका इरादा बदलकर पूरी जायदाद अपने नाम करने का प्लान तैयार करने लगा। लेकिन अगर वो अराज को खुद रास्ते से हटाता तो सबका पहला शक बराक पर ही जाता, इसलिए इसने दूसरा प्लान बनाया। घर में अराज की शादी का जिक्र होना शुरू हुआ तो बराक के दिमाग की बत्ती एकदम जली। तभी इसने दीरिया को अपने साथ मिलाते आधी जायदाद का लालच दिया, जिससे दीरिया भी मान गई। अब असल काम था दोनों की शादी और फिर दीरिया के जरिए ही अराज को रास्ते से हटाना। इसके बाद दीरिया से खुद शादी करके पूरी जायदाद बआसानी बराक के पास आ जाती। दीरिया के मानने के बाद बराक ने वक्त जाया किए बगैर ही जब अराज ऑफिस में था तो सीधा मामा के पास आकर बैठा। मामा, मैंने अराज के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की मेरी यूनिक की है, बहुत ही खूबसूरत और समझदार है। मैं चाहता हूँ वो इस घर की बहू बने। बराक के ऐसा कहने पर मामा थोड़ा मुस्कुराई। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम खुद क्यों इससे शादी नहीं कर लेते? बराक को मामा से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, तभी एक जोरदार कहकहा मारते माँ का हाथ थामा। मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। यूनी के बाद जब तक मैं अराज के साथ बिजनेस में शामिल होकर अपना नाम खुद नहीं कमा लेता, जब तक मैं पापा की तरह अपनी इज्जत खुद नहीं बनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में ले आऊं कि आ जाओ मुझसे शादी कर लो, मेरा बड़ा भाई बहुत काम करता है। बराक ने बहुत ही समझदारी से बात संभाली, जबकि बराक की बात सुनकर मामा मुस्कुराए। कुछ सोचते हुए हाँ सर हिलाते बराक के गाल छुए। ठीक सोचा है तुमने, तुम इस लड़की के घर वालों से बात कर लो, मैं जल्द ही अराज का रिश्ता ले जाऊंगी। बराक को ये तो अंदाजा था कि मामा मान जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी इसका प्लान आगे बढ़ जाएगा, इस बात पर वो थोड़ा हैरान था। मामा को गले से लगाते प्यार किया और घर से बाहर निकलते ही दीरिया को कॉल मिलाई। 2 दिन बाद ही मामा को लेकर दीरिया के घर पहुंचा। इतने बड़े घर का रिश्ता देखते दीरिया की फैमिली तो वैसे ही इनकार नहीं कर सकती थी, जबकि दीरिया की खूबसूरती भी मामा को पहली नजर में पसंद आ गई। दोनों फैमिलीज की रजामंदी के साथ 15 दिन बाद ही शादी की तारीख फिक्स हुई और घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 15 दिन बाद बराक की सोच के मुताबिक अरास दीरिया को पूरी रस्म रिवाज के साथ ब्याह कर अपने साथ दुल्हन बनाए घर ले आया। सुहाग रात पर दीरिया घबराए हुए दुल्हन बनी बैठी अरास का ही इंतजार कर रही थी, जब दरवाजे की नाप घूमने पर एकदम चौंक कर सीधी हुई। मुस्कुराते चेहरे के साथ अरास कमरे में दाखिल हुआ। दीरिया के करीब बैठते दीरिया के घबराए चेहरे को देखते होंठों पर हल्की मुस्कुराहट उतरी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते दीरिया को रिलैक्स किया। कुछ देर बाद दीरिया के हाथ की पुष्ट होंठों से लगाई तो दीरिया ने घबराते हुए एकदम अरास के हाथों से हाथ छुड़वाया। दीरिया के चेहरे पर उभरा पसीना और परेशानी दोनों वाज़ेह थी। अरास चंद सेकंड तो हैरानी से देखता रहा। क्या हुआ? अरास ने मध्यम लहजे में सवाल किया तो दीरिया ने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया। सॉरी अरास, प्लीज, मैं अभी कुछ भी करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। दीरिया की बात सुनकर अरास के माथे पर परेशानी से बल पड़े, लेकिन फौरन ही खुद को नॉर्मल करके होंठों पर मुस्कुराहट सजाई। अरे हम कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, सारी दुनिया ऐसे ही चलती आई है, इसमें घबराहट कैसी? अरास ने दीरिया को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन दीरिया ने नफी में सर हिलाते अरास से थोड़ा फासला बनाया। दरअसल हमारी शादी भी इतनी जल्दी में हुई कि मैं खुद को पूरी तरह तैयार नहीं कर सकी। मैं अभी बैठी यही सब सोच में थी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अपनी अगली जिंदगी में बेदिली से कदम रखें, प्लीज। दीरिया ने बहुत ही सोचकर अरास के परेशान चेहरे को देख के बात की तो अरास चंद सेकंड खामोशी से इसे देखता रहा, लेकिन फिर हाँ में सर हिलाते खुद को नॉर्मल किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम ऐसे सुहाग रात पर परेशान नहीं हो। अरास की दी तसल्ली काम कर गई। चंद सेकंड अरास की आंखों में उतरा सुकून देखते दीरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उतरी। दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे, फिर आराम करने लेट गए। अगले चंद दिन ऐसे ही पुरसुकून गुजरे। घर में मेहमानों की मौजूदगी के चलते बराक को भी दीरिया से अलहदगी में बात करने का कोई खास वक्त न मिल सका। बस आंखों ही आंखों में इससे हालचाल करने के अलावा कुछ न कर सका।
कोई एक हफ्ता ऐसे ही गुजरा जब अराज को मालूम हुआ कि 10 दिन बाद इसे बिजनेस के सिलसिले में दुबई और यूरोप जाना है, जहां इसके 6 माह से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। ये पहला वक्त था जब अराज अपनी शादी की वजह से परेशान हुआ। दोनों के दरमियान मौजूद फासले का सोचते अराज ने दीरिया को समझाने का सोचा। जब रात को कमरे में दाखिल हुआ तो दीरिया एक किताब का मुताला करने में मसरूफ मिली। दीरिया के हाथ से किताब पकड़ते साइड टेबल पर रखी तो अराज के चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही दीरिया एकदम परेशान हुई। क्या बात है? दीरिया ने मध्यम से सवाल किया तो अराज मुस्कुराया। कुछ नहीं, आज तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था। तुम तो मुझे छोड़कर बाकी सब कामों की तरफ ही तवज्जो रखती हो। अरे यार, हमारी शादी हुई है। अराज ने बहुत ही तरीके से दीरिया को बात समझाने की कोशिश की। दीरिया, जो कि पहले ही अराज की आंखों में उतरा खुमार तो देख ही चुकी थी, लेकिन फिर भी अनजान बनने की अदाकारी करते थोड़ा हैरान हुई। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं अराज। दीरिया ने झट से इनकार किया तो अराज एकदम संजीदा हुआ। मैं कुछ दिन तक जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी शादी ऐसे अधूरी छोड़कर तुमसे दूर हो जाऊं। और वैसे भी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं दीरिया, दुनियादारी के असूल होते हैं। अरास ने नरम लहजा अपनाते दीरिया का हाथ थामा तो दीरिया एकदम घबराकर उठ खड़ी हुई। प्लीज अरास, मुझे ऐसे फोर्स नहीं करो। जब मुझे लगेगा कि पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। दीरिया के ऐसे अचानक दूर जाने पर अरास भी एकदम हैरान हुआ। इससे पहले कुछ भी बोलता दीरिया ने हाथ से इसे खुद से दूर होने का इशारा किया तो अरास के माथे पर बल पड़े। चंद सेकंड तो हैरान होकर दीरिया के चेहरे पर मौजूद सख्ती दिखता रहा, फिर गहरा सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। हाँ में सर हिलाते खुद के जज्बात खुद ही दबाए होंठों पर एक खोखली सी मुस्कुराहट सजाते बेड पर सीधा होकर बैठते ही मोबाइल पर बिजी हो गया। सोफे के पास खड़ी दीरिया काफी देर तक अरास के चेहरे पर उतरी सख्ती और खामोशी को पढ़ने की कोशिश करती रही। जब अरास ने भी कोई बात न की तो खामोशी से आकर बेड पर लेटते ही सो गई। दूसरे दिन अरास ऑफिस निकला तो दीरिया को बराक से बात करने का मौका मिला। बराक को लेकर सीधा छत पर पहुंची तो दीरिया के ऐसे बुलाने पर बराक भी थोड़ा परेशान था। बराक, अरास मुसलसल मुझे फोर्स कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इसके साथ ताल्लुक नहीं बना सकती, प्लीज। दीरिया ने साफ कोई से काम लिया तो दीरिया की बात सुनते ही बराक के माथे पर बल पड़े। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है दीरिया, तुम यहाँ तक आकर कैसे पीछे हट सकती हो? मेरी इतनी मेहनत तुम्हारी एक गलती से मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तुम ऐसे ही अराज से दूर रही तो इससे शक भी हो सकता है। आखिर तो हम दोनों एक ही यूनिट के स्टूडेंट हैं। अराज को सारी बात समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी बात को समझो, यहाँ से वापसी नहीं हो सकती। अराज को हराना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा इससे ताल्लुक बनाकर इसे अपने प्यार का यकीन दिलाना जरूरी है। बराक की बात सुनते दीरिया ने घबराते हुए नफी में सर हिलाया तो बराक ने खा जाती नजरों से दीरिया को घूरते इसके करीब हुआ। इनकार का मतलब तुम समझती हो, यानी तुम्हें आधी जायदाद नहीं चाहिए? बराक ने उंगली दिखाते दीरिया को होश दिलाई तो दीरिया भी एकदम परेशान हुई। दीरिया के चेहरे के बदलते रंगों को देखते बराक इसका मतलब तो अच्छे से समझ ही चुका था, इसलिए कोई भी बात मजीद न की और इन्हीं कदमों पर वापस पलटते सीढ़ियां उतर गया। चलकर आती दौलत हाथ से जाती महसूस हुई तो दीरिया ने भी खुद को समझाते हुए मजबूत किया, लेकिन चूंकि अभी तक इनकार ही करती आई थी इसलिए ऐसे अचानक से अपनी रजामंदी दिखाना भी ठीक मालूम ना हुआ। 2 दिन तक इस सब के बारे में सोचती रही। जब घर वाले किसी की वफात पर शहर से बाहर गए तो अराज ने भी अच्छा मौका जानते दीरिया के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन बिजनेस डील की वजह से इसे 10 दिन की बजाय अभी दुबई के लिए निकलना पड़ा। बराक की वापसी पर दीरिया ने जब इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया तो बराक अब पूरी तरह मुतमिन हो चुका था। अब इसे अपना प्लान कामयाब होता मालूम हुआ तो दीरिया से दूरी दूर करते अपनी जीत का जश्न मनाया। चूंकि घर में दोनों ही अकेले थे इसलिए बेखौफ होकर जिस्म आग बुझाकर आज दोबारा से अपना प्यार ताजा कर चुके थे। बराक थोड़ी देर तक आंख खुली तो खुद के हिसाब में मस्त होकर लेटी दीरिया को देखते ही होंठों पर मुस्कुराहट उतरी। आहिस्ता से दीरिया से अलग हुआ तो दीरिया ने भी मदहोश होती आंखें खोलते बराक की आंखों में खुद का अक्स देखते होंठों पर मुस्कुराहट सजाई। आगे का क्या सोचा है बराक? दीरिया शायद बराक के उठने का ही इंतजार कर रही थी, तभी बराक की आंख खुलते ही सवाल किया। बेड की साइड पर गिरते हुए लेटा तो बराक के होंठों पर वही कमीनी मुस्कुराहट उतरी। बस अरास अपनी मीटिंग्स वगैरह से फ्री हो जाए, इसके बाद अगला काम करना है। परेशान ना हो, अब अरास से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बराक ने दीरिया को तसल्ली दिलाई तो आंखों में दौलत के ख्वाब से जाते दीरिया के होंठों पर भी मुस्कुराहट उतरी। शाम को फ्री होकर अरास ने दीरिया को कॉल की। दोनों में थोड़ी देर नॉर्मल अंदाज में बात हुई तो अरास को दीरिया की तरफ से मुकम्मल तसल्ली हासिल हुई। अगला हफ्ता ऐसे ही पुरसकून गुजरा। बराक ने भी मामा की मौजूदगी देखते दीरिया से दोबारा कोई जिक्र न किया, जबकि दीरिया रोज ही बराक के अगले कदम का इंतजार करने लगी। एक हफ्ते बाद भी जब कुछ सामने ना आया तो माथे पर बल डालते कमरे में पहुंची। कमरा लॉक करते ही बराक को कॉल मिलाई। बराक, जो कि अभी घर से बाहर निकला था, दीरिया की कॉल देखते मुस्कुराया। फोन उठाकर कान से लगाया। और कितना इंतजार करना पड़ेगा बराक? मैं ऐसे रोज तुम्हारे से दूर नहीं रह सकती। पता नहीं तुम क्या सोच कर बैठे हो।
कॉल उठते ही दीरिया भड़की तो बरात की बेसाख्ता ही हंसी छूटी। अरे मेरी जान, फिक्र न करो, बस तकरीबन सब कुछ हो ही चुका है। बरात ने दीरिया का बिगड़ा मूड देखते ही बात संभाली, जबकि दीरिया इसका अगला प्लान जानने के लिए बेचैन ही मिली। बरात ने कॉल बंद की। रात को घर पहुंचा तो दीरिया छत पर इसी के इंतजार में मौजूद थी। खाने से फ्री होकर हवाखोरी का बहाना करते छत पर पहुंचा तो मुस्कुराते हुए दीरिया को गले से लगाया। बरात से सुकून हासिल हुआ तो दीरिया ने आंखें बंद करते खुद भी इसका गिर्द हिसार बनाया। कब होगा सब बरात? दीरिया अपने सवाल पर दोबारा से कायम मिली तो बरात मुस्कुराया। अरास अपनी मीटिंग से फ्री हो चुका है, कल 2 दिन के लिए वापस आ रहा है। बरात की बात पर दीरिया के माथे पर एकदम ही बल पड़े। यानी वही सब कुछ दोबारा से? दीरिया ने हैरान होते सवाल किया तो बरात मुस्कुराया। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। जैसे ही अरास आता है तुम इसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, इसे हनीमून के लिए मनाओ। जैसे कि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए पहले ही बेचैन है तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं चाहता हम दोनों यहाँ पर कोई भी ऐसा काम करे। अराज से जान छुड़वाने के लिए इसका घर से दूर होना और अकेले होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से किसी का भी शक मेरे पर नहीं जाएगा। बरात ने निहायत मध्यम अंदाज में बात करते एक छोटी सी शीशी दीरिया के हाथ में थमाते मुट्ठी बंद की तो दीरिया एकदम हैरान हुई। लेकिन ऐसे तो सबको मालूम हो जाएगा कि मैंने ही अराज को कुछ देकर मारा है। दीरिया की हल्की आवाज ऊंची हुई तो बरात ने आंखें निकालते इसका लहजा मध्यम कराया। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसे कुछ नहीं दोगी। वहां तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, ये शीशी उसे दे देना, तभी इसे राज की पहचान भी हो जाएगी और काम भी वही पूरा करेगा। बरात की बात पर दीरिया की परेशानी थोड़ी कम हुई तो चंद सेकंड खामोशी से बरात को देखती रही। इससे पहले कोई सवाल करती बरात ने आगे बढ़ते दीरिया के कान में कुछ बताते इसके गाल पर एक प्यार भरा बोसा दिया तो दीरिया के चेहरे की परेशानी एकदम ही मुस्कुराहट में बदलने लगी। तुम फिक्र न करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बरात की बातें सुनकर दीरिया ने भी हाँ में सर हिलाया। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े छत पर अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचते रहे। फिर आधी रात को आराम करने अपने अपने कमरों का रुख किया। बरात के कहे के मुताबिक दूसरे दिन अरास घर लौटा तो अरास को सामने देखते ही दीरिया ने चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट जाते इसके गले से लगी। दीरिया को ऐसे खुद से लगता देखकर अरास भी खुश हुआ। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करने कमरे में दाखिल हुए तो दीरिया चलती हुई अरास के रूबरू हुई। मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद मुझे इतना सुकून हासिल होगा। तुम्हारे बगैर ये दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती हूँ अरास। दीरिया की आवाज में खुली चाशनी देखते अरास के होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून उतरा तो आगे बढ़ते दीरिया को गले से लगाया। हम हनीमून पर कब जाएंगे अरास? शादी के बाद आज पहली दफा था कि दीरिया ने खुद से कोई ख्वाहिश का इजहार किया तो अरास मुस्कुराया। जब तुम कहोगी चलते हैं। अरास ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दिया तो दीरिया ने अरास की आंखों में उतरा सुकून देखते चेहरा झुकाया। मेरे पास 2 दिन है, मेरे ख्याल से हमें आज ही निकल जाना चाहिए। अरास ने बहुत ही सोचकर बात की तो दीरिया एकदम मुस्कुराई। दोनों ने वक्त जाया किए बगैर ही अपनी पैकिंग की और थोड़ी ही देर में घर से निकल गए। अपने घर की खिड़की में खड़े बरात ने इन दोनों की गाड़ी घर से जाती देखी तो होंठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। अरास और दीरिया घर से बाहर निकले। अभी सफर शुरू ही हुआ कि अरास के मुस्कुराते चेहरे पर थोड़ी परेशानी उभरती महसूस हुई, जो कि दीरिया ने भी नोटिस की। क्या हुआ अरास, कोई मसला है क्या? दीरिया के सवाल पर अरास ने कुछ सोचते एक नजर दीरिया के परेशान चेहरे को देखते हाँ में सर हिलाया। गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। अभी इसी गाड़ी पर तो मैं घर आया था, तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। अरास थोड़ा हैरान हुआ तो दीरिया के माथे पर एकदम बल पड़े। दरअसल बरात का मकसद दीरिया अभी तक ठीक से समझ ही ना सकी थी। वो शीशी देना, अरास को दूर ले जाने का प्लान, वहां जाकर बरात का आदमी ये सब करेगा, यह सब दीरिया को धोखा देने के लिए ही था। बरात ने घर से निकलने से पहले ही गाड़ी के ब्रेक खराब कर दिए। दोनों का रास्ते में ही एक रोड एक्सीडेंट प्लान किया हुआ था। दीरिया के दिमाग में एकदम से ये सब ख्याल उभरा तो परेशान होते अरास का बाजू थामा। गाड़ी की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए अरास को कुछ ज्यादा परेशानी तो ना हुई। अभी दोनों इसी बारे में सोच रहे थे जब एक साइड से एक और कार इन दोनों की गाड़ी से टकराई। एकदम से हुई टक्कर पर दोनों बौखलाए। गाड़ी टक्कर की वजह से वैसे ही रुक चुकी थी। इससे पहले दोनों ठीक से संभल पाते दूसरी गाड़ी से 4 आदमी तेजी से निकले और 2 ने अरास को गाड़ी से निकाला और 2 ने दीरिया को। पीछे से आती दूसरी गाड़ी भी इनके पास ही रुकी तो अरास और दीरिया को अलग अलग गाड़ी में बिठाते ही दोनों गाड़ियां वहां से फरार हुई। अरास और दीरिया को कुछ समझ ना आ सका कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि ऐसे उठाने वालों ने भी बोलने का मौका न दिया। दोनों के मुंह पर कपड़ा बांधते इन्हें खामोश करवाया और हवा की स्पीड से दोनों ही कुछ देर में इस एरिया से गायब हो गए। ऐसे हालात को देखते दीरिया का दिमाग भी चलने लगा कि बरात ने मुझे भी धोखा दिया है, मुझे कुछ और बताकर इसी ने हम दोनों को ऐसे गायब किया और अब आगे क्या होगा दीरिया कुछ भी नहीं जानती थी। कोई आधे घंटे तक दोनों गाड़ियां शहर से बाहर एक बंगले में दाखिल हुई, जबकि बड़ी ही सफाई से अरास और दीरिया को अलग अलग उतारते हुए एक दूसरे से दूर कमरों में शिफ्ट किया। अरास की आंखों की पट्टी खोली तो सामने अनजान चेहरे को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। कौन हो तुम लोग? मुझे ऐसे क्यों लाए हो? मेरी बीवी कहाँ है?
अरास ने खुद को कायम करते सवाल किया तो सामने मौजूद पुरसुकून शख्स मुस्कुराते हुए अरास के करीब रुका। अरास, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बस खामोश रहो, ना तुम्हें कोई नुकसान होगा और ना तुम्हारी बीवी को। सामने खड़े आदमी की बात सुनते ही अरास के माथे पर बल पड़े। लेकिन तुम लोगों की मुझे ऐसे उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अरास की आवाज ऊंची हुई तो सामने वाले ने होंठों पर उंगली रखते अरास को खामोश होने का इशारा किया। मोबाइल स्क्रीन निकाल कर अरास के सामने की तो अरास की बोलती एकदम बंद हुई। स्क्रीन में दीरिया एक अलग कमरे में मौजूद बस खामोशी से चेयर पर परेशान बैठी थी। अरास चाहते हुए भी दोबारा मुंह से कोई लफ्ज ना निकाल सका। इधर बराक का ध्यान बार बार दीवार पर नसब घड़ी पर जाता। कमरे में टहलते हुए वक्त गुजरने का ही इंतजार कर रहा था जब इसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर की कॉल से चूका। नंबर को पहचानने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ ना आ सकी। हेलो, मध्यम आवाज में कॉल उठाते ही फोन कान से लगाया। तुम्हारा भाई और भाभी हमारे कब्जे में है। एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, फौरन वहां पहुंचो। दूसरी जानब से एक ही सांस में बात मुकम्मल हुई और साथ ही कॉल बंद हो गई। कॉल सुनते ही बराक के पैरों तले से जमीन सरकी। घबराते हुए जल्दी से राज को कॉल मिलाई लेकिन इसका नंबर मुसलसल बंद ही जा रहा था। कुछ समझ न आई कि ये प्लान के बीच में क्या हो गया। इसी परेशानी में दीदिया को कॉल करने की कोशिश की लेकिन इसका नंबर भी बंद होने पर बराक की परेशानी में इजाफा हुआ। वो तो इन दोनों के एक्सीडेंट की खबर सुनने के इंतजार में था लेकिन ऐसे अचानक इन दोनों के अगवा होने पर बुखलाया। मैं सोचते हुए बताए हुए एड्रेस के लिए निकला। बार बार अरास और दीरिया को कॉल मिलाने की कोशिश करते शहर से बाहर मौजूद बंगले पर पहुंचा। इधर उधर देखते बंगले में दाखिल हुआ तो सामने मौजूद दो आदमियों को देखते बराक के कदम वहीं रुके। इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए बराक को साथ लिया और सीधा दीरिया के रूम में दाखिल हुआ। बराक को अंदर छोड़ते ही दरवाजा बंद किया जबकि बराक को सामने देखते ही दीरिया के माथे पर बल पड़े। ये सब क्या है बराक? तुम तो कह रहे थे कि ये सब शहर से दूर जाकर होगा और तुमने ये सब मुझे तो बताया ही नहीं। दीरिया ने बेसाख्ता ही सवाल किया तो बराक के माथे पर बल पड़े। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम लोगों को यहाँ लाने में मेरा कोई हाथ नहीं और मैं भला तुम लोगों को यहाँ क्यों लाऊंगा? बराक ने घबराते हुए कंधे उचकाए तो दीरिया के माथे पर बल पड़े। फिर हमारी गाड़ी की ब्रेक भी तुमने खराब नहीं की होगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बराक कि तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरी जान का भी सौदा कर गुजरोगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, शादी से लेकर अपना आप अरास को देने तक। तुम्हें हर चीज का मालिक बनाने के लिए मैंने अरास को मारने में हर जगह तुम्हारा साथ दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रहे थे। दीरिया चिल्लाते हुए बराक के रूबरू हुई तो ऐसे काट खाते अंदाज में करीब आती दीरिया को देखते बराक थोड़ा नर्वस हुआ तो एक जोरदार थप्पड़ मारते दीरिया को खुद से दूर किया। तुम मेरी मदद नहीं कर रही थी बल्कि तुम तो खुद आधी दौलत लेने की लालच में मानी थी। एक दफा ये सब मामला खत्म हो जाए इसके बाद मैं सब वापस पहले जैसा कर दूंगा। तुम फिलहाल अपनी जुबान बंद रखो। बराक ने जमीन पर गिरी पड़ी दीरिया को उंगली दिखाते वार्न किया। वापस मुड़ते दरवाजा खोला तो सामने ही अरास और मामा को देखते बराक के पैरों तले से जमीन छिड़की। दोनों के मुतमईन चेहरे पड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अभी इसी सोच में था जब मामा ने कदम आगे बढ़ाते अपने बैग से गन निकालकर बराक को वापस कमरे में जाने का इशारा किया। मामा के हाथ में मौजूद गन देखकर अरास की आंखें भी बड़ी हुई। मामा, ये सब अब क्या कर रही हैं आप? प्लीज। अरास ने मध्यम लहजे में बात की तो मामा ने आंखें सुकेड़ते नफी में सर हिलाया। चेहरा दोबारा से बराक की जाने मोड़ते एक नजर जमीन पर पड़ी दीरिया को देखा। तुम कभी हमारे बन ही नहीं सके बराक। तुम मेरे सगे बेटे होकर भी मेरे अपने नहीं निकले। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुमने खुद अपने पापा का एक्सीडेंट कराकर इनकी जान ली थी। मामा के मुंह से निकले अल्फाज सुनते ही अरास तो एकदम बुखलाया। यह हकीकत सुनकर बराक के चेहरे का रंग एकदम चूने जैसा सफेद हुआ तो मामा ने गन दीरिया की जाने बढ़ाई। तुम पर शक तो मुझे पहले दिन ही था क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बराक ही लाया था। लेकिन अरास के दुबई जाने के बाद तुम्हारा और बराक का आपस में ताल्लुक मुझे घर के मुलाजमों ने बताया तो मेरा शक यकीन में बदला। अपने बाप को तो ये पहले ही मार चुका था, फिर बराक तुम्हें घर में क्यों लाया? ये बात मुझे तब मालूम हुई जब तुम दोनों छत पर अपनी अगली प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे। मैं पहले दिन से ही तुम्हारे पीछे थी दीरिया। तुम बेशक बराक के कहने पर आई थी लेकिन तुम्हें अपने शोहर को दौलत के लिए धोखा नहीं देना चाहिए था। अरास तो पहले दिन से ही तुम्हें चाहता आया है। इसका जो कुछ भी था वो तुम्हारा ही था। मामा ने अल्फाज चबाए। चंद सेकंड जमीन पर रोती हुई दीरिया की आंखों में देखा। तभी कमरे में जोरदार गोली की आवाज गूंजी तो सब बकायदा कांप गए। दीरिया जमीन पर थोड़ी ही देर में ठंडी हो चुकी थी। मामा ने बराक की जानिब चेहरा मोड़ा तो माँ का ऐसा रूप तो बराक कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ रास, ये सच है। इसी ने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कराया था। इसी ने इनकी गाड़ी की ब्रेक खराब करके इन्हें सड़क पर ऐसी मौत दी, सिर्फ तुम्हारी पोजीशन हासिल करने के लिए, सिर्फ तुम्हें नीचे दिखाने के लिए। मामा ने भीगी पलकों से एक नजर बराक के चेहरे के उड़े रंग देखे। मामा ने एक जोरदार गोली की दूसरी आवाज गूंजी तो अरास के पैरों तले से जमीन छिड़की। मामा इतनी मजबूत दिल की भी हो सकती हैं, अरास कभी सोच भी नहीं सकता था। मामा के हाथ से पिस्तौल और सीने पर हाथ रख के बराक दोनों ही जमीन पर गिरे तो अरास ने जल्दी से मामा को कंधे से थामते सहारा दिया।
खुद से गले लगाते हुए मामा के बेचैन तड़पते दिल को तसल्ली देने की कोशिश की तो मामा की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। चाहे सतीला था, लेकिन था तो तुम्हारा भाई। जो अपने बाप का नहीं हो सका वो तुम्हारा नहीं हो सकता, और इस दौलत के लिए वो मुझे भी मारने की हिम्मत रखता था। आरास माँ के चेहरे पर चलते आंसू देखते आरास का दिल कटा। जमीन पर पड़ी दोनों लाशों को देखा, फिर चेहरा माँ की जाने मोड़ा। मामा को लेकर वहां से सीधा घर के लिए निकला। थोड़ी ही देर में दोनों को हमेशा के लिए गायब किया और मामा के साथ घर में दाखिल हुआ। घर में 2 दिन तक मुकम्मल खामोशी बनी रही। माँ के दिल की तकलीफ अरास अच्छे से जानता था, कभी इनकी तसल्ली के लिए कुछ न बोल सका, लेकिन माँ ने हक सच के लिए अपने हकीकी बेटे की खुद जान ले ली थी। ये बात अरास के दिल को पुरसकून करने के लिए काफी थी। 2 दिन बाद दीदिया की फैमिली को दीरिया और बराक की हकीकत के बारे में सारी बात तफसील से समझाई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई ना करने का फैसला किया। अरास माँ के साथ इनका ख्याल रखते, इन्हें बेटे की कमी ना होने देने का वादा दिल में लिए जिंदगी में आगे बढ़ गया।